वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट। आज हमारा टॉपिक है जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स और ओपेरॉन मॉडल। स्टूडेंट्स, जीन रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में लाइक प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, इनमें जो रेगुलेशन की जो मैकेनिज्म होती है वो सब में अलग अलग होती है। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशली है प्रोकैरियोट्स के लिए। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अच्छी तरीके से डेवलप भी नहीं होते हैं। दूसरी बात, उनके अंदर जो न्यूक्लियस या जो सेंट्रल जो रेगुलेटिंग मटेरियल होता है वो भी क्या होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है। इस वजह से उनके अंदर जो रेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, या यूँ कहें कि जो लेस कंट्रोल्ड होती है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। इस वजह से प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जीन का रेगुलेशन है वो इंडिविजुअल स्टेप्स के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि नॉर्मली जो डीएनए से डीएनए की जो प्रोसेस होती है दैट इज़ रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रेगुलेशन है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, लाइक रेगुलेशन ऑन द रेप्लिकेशन लेवल, रेगुलेशन ऑन ट्रांसक्रिप्शन, ऑन ट्रांसलेशन, अलग अलग लेवल पर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हम जीन रेगुलेशन देख रहे हैं वो होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर ओनली एंड ओनली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर। इसका मतलब जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है तब वो रेगुलेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रेगुलेशन है वो हमें ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इनमें जो रेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी इमेच्योर भी होती है, बिकॉज न्यूक्लियस यहाँ पे वेल डेवलप्ड नहीं होता, या यूँ कहें कि फॉल्स न्यूक्लियस हमें यहाँ देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ पे हम एक वर्ड का यूज करेंगे दैट इज एट्यूनिएशन, या उसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम देखेंगे कि वहाँ पे जो है रेगुलेशन जो है वो बीच बीच में हो जाएगा, ये यूँ कहें कि जो प्रोसेस है वो बीच बीच में रुक जाती हैं किसी ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, किसी ना किसी अनदर मेटाबॉलिक फैक्टर की वजह से वो रुक जाती हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एटेन्यूएशंस, जो हमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पुटअप हैं, यहाँ पे आए हुए हैं क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे एक बार देखेंगे, और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट तक अच्छे से समझ में आएंगे और आप खुद दे पाओगे उसका आंसर। इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि जीन जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है वो कहलाती है। मतलब ऐसी जीन के बारे में आपको नाम बताना है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, उसको हम क्या नाम देंगे। तो आप इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इसमें इसका आंसर आपको अच्छे से मिल जाएगा, जो कि आपको लास्ट में मैं खुद सॉल्व करके बताऊंगा। अगर अभी आपको आ रहा है तो आप फिर भी वीडियो को देखते रहिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन किसके लिए सही होता है, वो भी हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे उपापचय क्रिया का अंतिम उत्पाद जो कि निष्क्रिय रिप्रेसर से जुड़ जाता है और उसे सक्रिय कर देता है, यह अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ये क्या मैकेनिज्म है, क्या पूछ रहा है ये हमसे। एंड फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है वो है रिप्रेसिएबल ऑपेरॉन के लिए क्या सही है, यानी कि रिप्रेसिएबल ऑपेरॉन में हमें ये 4 ऑप्शंस देखने हैं और उनमें से बताना है कि वो कौन सा सही आंसर है। तो नेक्स्ट जो हम देखते हैं वीडियो की स्लाइड, तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका अंदर देखेंगे इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो ओपेरॉन जो मॉडल है वो सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था जैकब एंड मानवार्ड नामक साइंटिस्ट ने। इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था इकोलाई के अंदर। तो इन्होंने इकोलाई के अंदर इसको एक्सप्लेन किया था कि लैक्टोज का जो उसके अंदर जो अपचयन होता है, जो उनका लैक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसको देखने के लिए इन्होंने इकोलाई के अंदर उसकी स्टडी की। तो इन्होंने इसका जो रेगुलेशन देखा, तो इन्होंने रेगुलेशन देखा था ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर होता है इसके अंदर, ये हमें याद रखना है। दूसरी बात, ये जो रेगुलेशन होता है वो इंडक्शन और रिप्रेशन
ये 2 प्रोसेस है वो भी हम अच्छे से समझेंगे, उसके द्वारा इन्होंने इस रेगुलेशन को देखा था। साथ ही उन्होंने क्या देखा कि इस लैक्टोज के अपचयन के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम जो है वो काम करते हैं। पहला एंजाइम है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, सेकंड एंजाइम यहाँ पे हमारे पास है लैक्टोज परमीएज एंजाइम, और थर्ड एंजाइम है यहाँ पे हमारे पास थायोगैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटिलेज को एंजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों जो एंजाइम है वो हेल्प करते हैं लैक्टोज के रिडक्शन के अंदर। अब होता क्या है, इनका जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे आगे। ये केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए कि इनमें कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं। और ये सारे के सारे जो एंजाइम हैं वो एक सिस्ट्रोन क्रोमोसोम के ऊपर जो है प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि यूँ कहें कि एक जीन के ऊपर ये प्रेजेंट रहते हैं। उस जीन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है ZYA। ये नाम आपको याद रखने हैं इसके अंदर कि वो जीन कौन कौन से हैं, ZYA। साथ ही ये जो जीन है ये सारे के सारे जीन कहलाते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ध्यान रखना, इन जीन को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रक्चरल जीन। और जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहीं से आएगा, तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। साथ ही दूसरी बात, ये एक छोटा सा एक पॉइंट है कि अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के सेगमेंट पे ही हमें जीन जो है वो देखने को मिलता है बेसिकली। और उसी जीन का जो है वो अलग अलग जीन के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जो जीन किसी चीज़ को रेगुलेट करके जाएगा उस जीन को हम बोलेंगे रेगुलेटर जीन। जो जीन किसी जीन को ऑपरेट करेगा उसको हम बोलेंगे ऑपरेटर जीन। और एक वो भी जीन होता है जो किसी को दूसरे को प्रमोट करता है, इसलिए उसको नाम दिया जाता है प्रमोटर जीन। तो यहाँ पे 3 प्रकार के कंट्रोलर जीन हमें देखने को मिलेंगे। प्रमोटर जीन होगा, ऑपरेटर जीन होगा और रेगुलेटर जीन होंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑपेरॉन, यानी कि अगर हम इस इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बात करते हैं तो लास्ट हमारा जो निष्कर्ष है वो यही आता है कि ऑपेरॉन है क्या। तो ऑपेरॉन क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, ऑपेरॉन जो है वो एक होता है पूरा का पूरा सेट, और इस सेट के अंदर वेरियस टाइप ऑफ जीन जो है वो इंक्लूड रहते हैं, अपना अपना फंक्शन करते हैं। अब वो कौन कौन से जीन हैं, तो सबसे पहला जीन हमारा आता है रेगुलेटर जीन, सेकंड आता है प्रमोटर जीन, और थर्ड आता है हमारा इस ऑपरेटर जीन, और फोर्थ हमारा जीन आता है स्ट्रक्चरल जीन। यानी कि ऑपेरॉन क्या है, तो ऑपेरॉन एक बहुत सारे जीनों का एक ग्रुप है जो कि एक दूसरे के साथ में काम करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। इन जीनों के ग्रुप को मिलाकर के क्या बोला गया है, ऑपेरॉन बोला गया है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार कि ऑपेरॉन में कौन कौन से जीन जो है वो इंक्लूड होते हैं, आपको यहाँ से वो याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ऑपेरॉन के बारे में। तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपेरॉन, यानी कि ऑपेरॉन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट जो जीन है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल जीन। संरचनात्मक जीन की अगर बात की जाती है तो ये एक डीएनए का सेगमेंट होता है, और इस डीएनए के सेगमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस का एक कोड जो है वो फिक्स रहता है, जो कि आगे चलकर क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि वो आगे चलकर क्या बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा। यानी कि स्ट्रक्चरल जीन क्या होगा, जिसकी वजह से हमारा नया प्रोडक्ट बनता है, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन। सेकंड हमारा यहाँ पे जीन आता है कंट्रोलर जीन। तो कंट्रोलर जीन की बात करें तो कंट्रोलर जीन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं इस पूरी प्रोसेस को। उसमें सबसे पहला जीन हमारा आता है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन की बात करें तो यह जीन एक ऐसे एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा जो कि क्या काम करता है, रिप्रेसर का काम करेगा। रिप्रेसर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना, यानी कि ये एक ऐसे पदार्थ का फॉर्मेशन करेगा जिसका नाम होगा यहाँ पे रिप्रेसर। ये जो रिप्रेसर होता है ये ऑपरेटर जीन के साथ में जुड़ता है और उस ऑपरेटर जीन की क्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है। ध्यान रखना, ये किसके साथ में जुड़ेगा, ऑपरेटर जीन के साथ में जुड़ेगा और ये उसकी प्रोसेस को क्या कर देता है, रोक देता है। इसके बाद में रेगुलेटर जीन जो है वो कहीं भी डीएनए में उपस्थित हो सकता है, यानी कि इनके जो लोकेशन है वो फिक्स नहीं होते, ये कहीं भी मिल सकता है, रैंडम मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे प्रमोटर जीन की। तो प्रमोटर जीन जो है डीएनए का वह खंड होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, और ये जीन जो है वो आगे चलकर एक प्रोसेस है जो कि ट्रांसक्रिप्शन है, ये उसको स्टार्ट करता है। मतलब प्रमोटर जीन की वजह से क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, और आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करेगा तो आगे क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम कहें कि ये एक पूरा का पूरा डीएनए सेगमेंट है तो वहाँ पे ये पार्ट क्या हो सकता है, प्रमोटर जीन हो सकता है। तो वहाँ पे कौन अटैच होगा, आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि ये आरएनए पॉलीमरेज जब अटैच हो जाएगा तो आगे की जो प्रोसेस है इस वाले स्ट्रक्चर वाले पार्ट से वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑपेरॉन और इस जीन को हम क्या बोलेंगे, प्रमोटर जीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा टाइप का जीन, वो है हमारा ऑपरेटर जीन।
ये जीन जो है वो हमारे स्ट्रक्चरल जीन के पास में प्रेजेंट होता है तथा ये ट्रांसक्रिप्शन का कंट्रोल भी करता है, मतलब रेगुलेट करता है, ये ऑपरेट करता है। साथ ही रेगुलेटर जीन के द्वारा जो रिप्रेसर बनता है, यानी कि इस रेगुलेटर जीन के द्वारा जो रिप्रेसर बनेगा ये इस ऑपरेटर से ही जुड़ता है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो हम इसका एक इस लाइन के बेस के ऊपर अगर डायग्राम बनाए तो डायग्राम ये बन सकता है कि ये एक लाइन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो रीजन है, ये वाला रीजन ये है स्ट्रक्चरल जीन का रीजन। इसके बाद में ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा है ऑपरेटर जीन, और जस्ट इसके पास में जो आपको दिखाई देगा दूसरे कलर से ये होगा हमारा प्रमोटर जीन, और प्रमोटर जीन के जस्ट पास में आपको दिखाई देगा दैट इज़ द रेगुलेटर जीन। यानी कि सबसे लास्ट में अगर हम कहें कि किसी भी साइड से अगर आप देखते हो, ये तो डिपेंड करता है आप 3 प्राइम से इसको स्टडी करते हो या 5 प्राइम से, तो यहाँ पे हमें अलग अलग सेगमेंट जो हैं वो इन जीन के दिखाई देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चरल जीन के पास में जो प्रेजेंट रहता है वो होता है ऑपरेटर जीन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हमारा जो नया मतलब मेन जो टॉपिक है वो ऑपेरोन है। तो टाइप्स ऑफ ऑपेरोन की अगर बात करें तो ऑपेरोन जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लेक ऑपेरोन और सेकंड होता है ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन। लेक ऑपेरोन का जो नाम है वो रखा गया है बेसिकली लैक्टोज के बेस के ऊपर। और व्हाट इज़ लैक्टोज, तो लैक्टोज आपको अच्छे से पता है कि लैक्टोज एक शुगर है जो कि मिलती है बेसिकली मिल्क के अंदर। क्लियर बात यहाँ पे, तो ये उसी के बेस के ऊपर है। और ये आपको याद रखना है, हम ये जो ऑपेरोन रेगुलेशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, और प्रोकैरियोट्स जो मतलब बैक्टीरिया जो कि कहीं भी ग्रोथ कर सकते हैं, कहीं भी वो विजिबल हमें होते नहीं है, तो वो कहीं भी सर्वाइव भी कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है लैक ऑपेरोन, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपेरोन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो लैक ऑपेरोन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं लैक ऑपेरोन जो है वो एक इंड्यूसिएबल ऑपेरोन है। ध्यान रखना, लैक ऑपेरोन किसके नाम से भी जाना जाता है, इंड्यूसिएबल ऑपेरोन के नाम से भी जाना जाता है। और इसको एक नया नाम दिया जाता है वो है कैटाबोलिक पाथवे। कैटाबोलिक पाथवे क्या होता है आपको मैं बता दूं, कैटाबोलिक पाथवे उसको कहा जाता है जहाँ पर कोई भी जो जीन है वो किसी को दूसरे जो जीन होगा वो इसको इंड्यूस करके जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा मेटाबॉलिक पदार्थ जो खुद बनता है तो वो दूसरे को इंड्यूस करके जाएगा, उसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। ध्यान रखना है यहाँ पे कैटाबॉलिक पाथवे का मतलब क्या है कि ऐसा पदार्थ जो बनते ही किसको क्या करेगा, दूसरे को इंड्यूस करेगा, उसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। सेकंड एक नाम आएगा यहाँ पे एनाबॉलिज्म। उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर आएगा जब इनिबिटर एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक ऐसा पदार्थ जो जब जैसे ही बन जाएगा वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। ये आपको याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं लैक ऑपेरोन की। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं लैक ऑपेरोन जो है जनरली जो है वो स्विच जो हम कहें कि वो स्विच ऑफ कंडीशन में जो है हमें देखने को मिलता है। यानी कि ये हमेशा स्विच ऑफ की स्थिति में हमें देखने को मिलेगा, पहली बात तो। अब ये स्विच ऑफ और स्विच ऑन क्या है उसके बारे में भी हम समझेंगे। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि लैक ऑपेरोन को अगर आप स्विच ऑन करना चाहते हो तो स्विच ऑन का मतलब होगा कि जब इसके अंदर क्या हो जाएगा, लैक्टोज का लेवल बढ़ जाएगा, तब ये जो ऑपेरोन है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जैसे ही ये ऑपेरोन ऑन हो जाएगा इसका मतलब है जीन का सिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो ये ऑपेरोन क्या रहता है, ऑफ कंडीशन में रहता है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो लैक्टोज एक कॉम्प्लेक्स शुगर है जो कि किससे मिलके बनी होती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके बनी होती है। ध्यान रखना, लैक्टोज की अगर हम बात करें तो लैक्टोज जो होती है, लैक्टोज जो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके बनी होती है। ये आपको याद रखना है कि लैक्टोज किस किस से मिलके बनी होती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके बनी होती है। तो इसका मतलब अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ग्लूकोज भी एब्सेंट होगा। उसका मतलब ये हो सकता है कि लैक्टोज जो है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर अब कन्वर्ट हो चुका है, इसकी वजह से लैक्टोज नहीं मिल रहा और क्या मिल जाएगा वहाँ पे, ग्लूकोज मिल जाता है। तो यानी कि अगर हम दूसरे लैंग्वेज में इसको बोलें कि ग्लूकोज अगर ज़्यादा होगा, यानी कि जब सेल में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो वहाँ पे ये लैक ऑपेरोन किस कंडीशन में आ जाता है, ऑफ की कंडीशन में आ जाता है। यानी कि लैक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के लिए वित्त क्रमानुपाती का यहाँ पे काम करते हैं। अगर लैक्टोज ज़्यादा है तो ग्लूकोज कम होगा, ग्लूकोज ज़्यादा है तो लैक्टोज कम होगा, और ये दोनों ही ऑन ऑफ को भी करके जाते हैं। अब यहाँ पे ऑफ और ऑन का मतलब क्या है, तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे ऑफ और ऑन का मतलब है जीन का फॉर्मेशन। और अगर
हम कह रहे हैं यहाँ पे स्विच ऑफ, तो स्विच ऑफ का मतलब है कि अभी जीन का फॉर्मेशन क्या है, नहीं होगा। अगर हम कह रहे हैं स्विच ऑन, इसका मतलब है जीन का फॉर्मेशन होता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले जीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब स्विच ऑफ कंडीशन में इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे ये स्विच ऑफ रहता है। तो अगर हम बात करें कि ये एक डीएनए सेगमेंट है पूरा का पूरा, इस डीएनए सेगमेंट में आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले होगा रेगुलेटर जीन, फिर उसके बाद में आएगा हमारे पास प्रमोटर जीन, फिर आएगा ऑपरेटर जीन, और फिर ये हमारे हैं स्ट्रक्चरल जीन जो कि ZYA के नाम से दिखाई दे रहे हैं हमें। इसके बाद में तो होता क्या है यहाँ पे कि जब रेगुलेटर जीन जो है, ये रेगुलेटर जीन क्या करता है यहाँ पे, एक एक्टिवेटर रिप्रेसर बनाता है। मतलब रेगुलेटर जीन किसका सिंथेसिस करता है, एक ऐसे एंजाइम का, एक ऐसे पदार्थ का सिंथेसिस करता है जो कि किसका काम करता है, रिप्रेसर का, संदमक का काम करता है। और ये संदमक किस कंडीशन में उपस्थित है, यहाँ पे सक्रिय अवस्था में उपस्थित है। तो जैसे ही रेगुलेटर जीन इस एक्टिवेटर रिप्रेसर का फॉर्मेशन करता है, ये रिप्रेसर बाइंड कर जाता है ऑपरेटर जीन के साथ में, और जैसे ही ये ऑपरेटर जीन के साथ में बाइंड कर जाएगा तो ये ऑपरेटर जीन जो है पूरे के पूरे स्ट्रक्चरल जीन को ऑपरेट नहीं कर पाता है। और अगर स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेट नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जीन सिंथेसिस नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, फिर होता क्या है कि इस प्रमोटर जीन वाले रीजन से तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो तो बाइंड कर जाएगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज के लिए तो प्रमोटर जीन चाहिए, और प्रमोटर जीन खुला हुआ है, इसलिए वो तो यहाँ पे इजीली क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है, यानी कि उसको तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ ही तो कोडिंग करता है, आगे के सीक्वेंस को ही तो वो रीड करेगा, जब भी तो नया कुछ बनाएगा वो। लेकिन आगे तो हमने क्या देखा कि वहाँ पे क्या बना लगा हुआ है, वहाँ पे रिप्रेसर लगा हुआ है, इसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे कोडिंग नहीं कर पाता है। और आगे कोडिंग अगर नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, और ट्रांसक्रिप्शन अगर नहीं होगा मतलब आरएनए नहीं बनेगा, और आरएनए नहीं बनेगा तो वहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होगा, मतलब प्रोटीन भी नहीं बनेगा। यानी कि हमारे यहाँ पे समझ में क्या आता है, पहले बात कि स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का ना कोई लैक्टोज दिख रहा है, ना और कुछ पदार्थ दिख रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे रिप्रेसर बन जाता है, और रिप्रेसर बाइंड कर जाता है ऑपरेटर के साथ, और ऑपरेटर जैसे बाइंड करता है तो ये जीन किस कंडीशन में आ जाता है, ऑफ की कंडीशन में आ जाता है। इज़ दैट क्लियर? ध्यान रखना, ऑपरेशन को लेके बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ये बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें कन्फ्यूजन की तो बिल्कुल भी हम कहें कि आवश्यकता ही नहीं है। आप इसको आसानी से समझिए कि जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो उस कंडीशन में रिप्रेसर जो है वो सक्रिय होता है, और वो ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है। ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा, और आगे नहीं बढ़ेगा तो स्ट्रक्चरल जीन की जो लाइन है वो उनको कोड नहीं करेगा, और उसको जब कोड नहीं कर पाएगा तो नया जो सिंथेसिस है वो रुक जाता है। यही प्रोसेस है। दूसरी बात, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब ये स्विच ऑन कंडीशन में कब आएगा। तो जैसे हमने कहा कि जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तब तो जीन ऑफ हो जाएगी, लेकिन अब हमने कहा कि जैसे ही लैक्टोज आ जाता है, मतलब लैक्टोज, अब देखो सीधी सी बात है, वैसा तो नहीं होगा कि बैक्टीरिया के अंदर खुद के अंदर ही लैक्टोज बनता रहेगा। बैक्टीरिया जो है वो बाहर से ही कोई ना कोई पदार्थ को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो जब बाहर से एनवायरमेंटल प्रोसेस के थ्रू जो लैक्टोज है वो आता है, तब जैसे ही बैक्टीरिया में लैक्टोज एंटर करता है, वो लैक्टोज इस एक्टिवेट रिप्रेसर के साथ में क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। और जैसे ही वो इसके साथ बाइंड करता है, और ये रिप्रेसर किस कंडीशन में हो जाता है, इनएक्टिव कंडीशन में आ जाता है। और इनएक्टिव कंडीशन में जैसे ही ये रिप्रेसर आता है तो ऑपरेटर जीन से ये बाइंड नहीं कर पाएगा। अब ऑपरेटर जीन से अगर ये बाइंड नहीं कर पाता है तब होगा क्या कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, और आगे की तरफ जब बढ़ता चला जाएगा तो ये सारी की सारी सिंथेसिस को ये प्रमोट कर देता है। इसका मतलब अब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे एमआरएनए का फॉर्मेशन। और एमआरएनए का फॉर्मेशन जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएंगी, प्रोटीन्स, दैट मीन्स एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो एंजाइम का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो आपको मैं बता दूँ कि जो जेड स्ट्रक्चरल जीन है उससे जो एंजाइम बनता है उसका नाम है यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ध्यान रखना, उससे जो एंजाइम बनता है उसका नाम है यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। फिर इसके बाद में सेकंड जो एंजाइम है उसका नाम है यहाँ पे हमारे पास, जो कि वाई से बनता है, उसका नाम है परमीएज एंजाइम। वाई से जो बनता है उसका नाम है यहाँ पे हमारे पास परमीएज एंजाइम। और थर्ड हमारे पास है ए, उससे जो बनता है उसका नाम है यहाँ पे हमारे पास थायोगैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम। ये ध्यान रखना, इन एंजाइम का नाम जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम क्या होता है। अब इनके फंक्शन के बारे में भी हम बात कर लें कि काम क्या करते हैं। तो ध्यान रखना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो होता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को क्या कर देता है, लैक्टोज को ये क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। और लैक्टोज को ये ब्रेक करता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर।
कौन सा एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक्टोज को ब्रेक करेगा। दूसरी बात, और परमीज एंजाइम क्या करता है? तो परमीज एंजाइम जो है लैक्टोज की एंट्री करवाता है बाहर से, मतलब क्योंकि बैक्टीरिया के पास भी तो सेल मेम्ब्रेन होगी, और सेल मेम्ब्रेन अगर होगी तो वो भी तो किसी ना किसी चीज़ को सेलेक्ट करके लेगी। तो अगर बाहर से लैक्टोज को इसको लेना है तो ये परमीज एंजाइम उसमें क्या करता है? हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? सेकंड हमारे पास होता है ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम। तो ये क्या काम करता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, उस कोएंजाइम ए से इस एसिटाइल समूह को क्या करता है? वो ट्रांसफ़र करता है किसके ऊपर? इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज के ऊपर। ये हमारा फंक्शन होता है। इज दैट क्लियर? तो एसिटाइल कोएंजाइम ऐसे एसिटाइल समूह को ये किसके ऊपर ट्रांसफ़र करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के ऊपर। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे जैसे ही ट्रांसफ़र होता है ये एक्टिव हो जाएगा और ये क्या कर देगा? लैक्टोज को ब्रेक कर देगा। तो ये हमारी प्रोसेस होती है पूरी की पूरी कि किस तरीके से जो है वो जीन ऑन होती है और ऑफ होती है। वापस देख लीजिए, जब लैक्टोज एब्सेंट रहेगा जीन ऑफ कंडीशन में रहेगी, लेकिन जैसे ही जीन को जब लैक्टोज मिल जाता है तो वो किस कंडीशन में आ जाती है? ऑन। और ऑन कंडीशन में जैसे ही आ जाएगी तो हमारे जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, परमीज एंजाइम है और ये ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम है, इनका सिंथेसिस हो जाता है। और जैसे इनका सिंथेसिस होगा तो लैक्टोज का क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। और लैक्टोज ब्रेक हो जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, तो बैक्टीरिया जो है वो ईजिली क्या कर पाएगा? ग्रोथ कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनेगा, यानी कि बैक्टीरिया उसको यूटिलाइज करेगा, वापस लैक्टोज खत्म, यानी कि वापस जीन क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। फिर उसको एनवायरनमेंट से लैक्टोज मिलेगा, देन वापस जीन क्या होगी? ऑन होगी। तो इसके अंदर हमें देखने को क्या मिला? दैट इज द लैक्टोज बेस्ड ऑपेरॉन, इसलिए इसको हमने क्या बोला है? लैक ऑपेरॉन। दूसरी बात, यहाँ पे लैक ऑपेरॉन के अंदर लैक्टोज जो है वो इंड्यूस कर रहा है दूसरी पदार्थ को एक्टिव होने के लिए, यानी कि किसी दूसरी चीज़ को वो एक्टिव करके जा रहा है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है यहाँ पे? इसका नाम हमने यहाँ पे रखा है इंड्यूसिएबल ऑपेरॉन। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात, इसको हमने कैटाबोलिक पाथवे क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर एक नए पदार्थ का ब्रेकडाउन हो रहा है। ध्यान रखना, इसके अंदर क्या हो रहा है? एक नए पदार्थ का ब्रेकडाउन हो रहा है। मतलब लैक्टोज का ही तो ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि ये जब सारे के सारे एंजाइम बन जाएंगे तो ये लैक्टोज को ही तो ब्रेक करेंगे, इसलिए। और कैटाबोलिज्म का मतलब भी यही होता है, कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन इनटू द सिंपल फॉर्म, उसको हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। तो यहाँ पे ये कैटाबोलिज्म भी हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक पाथवे। तो ये हमारा पहला जो ऑपेरॉन है वो ख़त्म होता है, उसका नाम है यहाँ पे हमारे पास लैक ऑपेरॉन। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं हम, कि यहाँ पे ये पॉइंट्स आप देख लीजिए, इन पॉइंटों को मैंने अच्छे से समझा दिया है वैसे तो। दूसरी बात, इनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी हम यहाँ पे शो करते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है तो वो देख लीजिए। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे ये होता है कि पॉजिटिव का सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा रेगुलेशन जिसके अंदर कोई चीज़ ऐड होती है तो वो उससे आगे बढ़ता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। दूसरी बात, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इस लैक ऑपेरॉन के अंदर खुद के अंदर ही ऐसे पदार्थ हैं जो इस चीज़ को क्या करके जाएंगे? रोकेंगे, मतलब इनिबिट करेंगे, यानी कि इसके अंदर नेगेटिविटी भी हमें देखने को मिलती है। और ये नेगेटिविटी किसके द्वारा देखने को मिलती है? तो ये नेगेटिविटी मिलती है रिप्रेसर के द्वारा। क्लियर बात यहाँ पे, इसलिए इसको हमने बोला है नेगेटिव रेगुलेशन। दूसरी बात, यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन किसके द्वारा देखने को मिलेगा? तो पॉजिटिव रेगुलेशन देखने को मिलता है कैप्साइड के द्वारा। जब स्ट्रक्चर जीन की स्टडी देखी थी तो उसके जस्ट पास में, प्रमोटर जीन के पास में एक साइट प्रेजेंट थी, उसका नाम था कैप्साइट, कैटाबोलिक एक्टिवेटर साइट, और वही इस चीज़ को एक्टिवेट करती है। तो ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा ऑपेरॉन है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के रेगुलेशन शो करता है, इसलिए इसको नाम हमने यहाँ पे दिया है पॉजिटिव रेगुलेशन ऑपेरॉन और नेगेटिव रेगुलेशन ऑपेरॉन। ये हमारा कंप्लीट होता है लैक ऑपेरॉन। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के लिए। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को रिप्रेसिएबल ऑपेरॉन और एनाबॉलिक पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को रिप्रेसिएबल और एनाबॉलिक पाथवे के नाम से जाना जाता है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रेसिएबल? तो रिप्रेसिएबल का सीधा सा मतलब होता है कि इनके अंदर खुद के अंदर ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि उस खुद की प्रोसेस को क्या करके जाएंगे? रिप्रेस करके जाएंगे, खुद के अंदर ही बनेंगे। दूसरी बात, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक नए पदार्थ का क्या होता है? सिंथेसिस होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात,
ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड्स हैं और अमाइनो एसिड्स के सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनको अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने ग्रोथ के लिए। क्लियर बात यहाँ पे। दूसरी बात कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन जो होता है वो सामान्यतः किस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, स्विच ऑन की कंडीशन में देखने को मिलता है। स्विच ऑन का सीधा सा मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे एक ऐसी प्रोसेस होगी कि किसी भी प्रकार से वो जो सिंथेसिस ऑफ जो mRNA है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है, वो नहीं रुकेगा। मतलब तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो रेगुलेटर जीन है वो बनाता है एक रिप्रेसर, लेकिन ये रिप्रेसर कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। इसका मतलब कि वो खुद इनएक्टिव है, और अगर खुद हम इनएक्टिव हैं तो हम दूसरे को तो क्या ही एक्टिव और क्या ही हम उसको इनएक्टिव करेंगे, मतलब दूसरे के ऊपर हमारा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और दूसरे के ऊपर जब हमारा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये ऑपरेटर जीन के साथ में क्या नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा। और ऑपरेटर जीन के साथ में जब इसकी बाइंडिंग नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रमोटर से बाइंड किया हुआ है वो ईजिली क्या कर पाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाता है। और आगे की तरफ ये जब बढ़ जाएगा तो ये सारे के सारे कोडिंग रीजन को स्टडी करता है, मतलब रीड करता है, और रीड करने के बाद में क्या करता है, एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि नॉर्मल प्रोसेस है। यहाँ पे आपको याद रखना है स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से हैं, तो वो हैं ई, डी, सी, बी, ए। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। दूसरी बात, यहाँ पे ई और डी मिलकर के एक एंजाइम बनाते हैं, उसका नाम है यहाँ पे एंथ्रानिलेट सिंथेटेज। वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम ही पूछे जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम के अंदर। एंथ्रानिलेट सिंथेटेज, अब काम क्या होता है वो भी हम देखेंगे आगे। एंथ्रानिलेट सिंथेटेज एंजाइम का फॉर्मेशन कौन करता है, ई प्लस डी। सेकेंड, सी जो एंजाइम, सी जो जीन है वो बनाता है यहाँ पे सेकेंड एंजाइम, उसका नाम है यहाँ पे इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट कौन बनाता है, सी बनाता है। थर्ड हमारे पास यहाँ पे है बी प्लस ए, और बी प्लस ए जो है वो तीसरे एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, उसका नाम यहाँ पे हमारे पास है ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज। ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तीनों करते क्या हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो एंजाइम होते हैं, ये तीनों के तीनों एंजाइम काम करते हैं, क्रोस्मिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं ट्रिप्टोफैन के अंदर। ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों एंजाइम जो है वो एक साथ फंक्शन करते हैं, और एक साथ फंक्शन करके क्या करेंगे, ये क्रोस्मिक एसिड को किस में कन्वर्ट करते हैं, ट्रिप्टोफैन में। इसका मतलब कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन में जीन स्विच ऑन कंडीशन में है, और जैसे ही जीन स्विच ऑन कंडीशन में होगा क्या बन जाएगा, ट्रिप्टोफैन बन जाएगा। मतलब ये तो बहुत अच्छा है, यानी कि हमें तो यहाँ पे नई चीज़ बनने को देखने को मिल रही है, यानी कि हमें तो बाहर से कुछ ऐड ही नहीं करना पड़ रहा। और बिल्कुल सही बात है, बाहर से आपको कुछ ऐड नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ तो आपको नई चीज़ बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप देखते हैं जैसे ही ये बनती है तो कुछ कबाड़ा करेगा, ये तो देखते हैं क्या कबाड़ा करता है। नेक्स्ट, जैसे ही ये जीन बन जाता है, मतलब जैसे ही ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ट्रिप्टोफैन ने तो क्या कर दिया भाई, अपना रोल दिखाना चालू कर दिया। अब वो रोल क्या दिखा रहा है वो देखते हैं उसके रोल को, कि जो रेगुलेटर जीन पहले बेचारा इनएक्टिव रिप्रेसर बना के जा रहा था, ये उस रिप्रेसर के साथ में क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। और जैसे ही बाइंड करता है उस रिप्रेसर के अंदर क्या आ जाती है, जान आ जाती है। और जैसे ही उसके अंदर जान आ जाएगी तो वो जीने लग जाएगा, मतलब वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव जैसे ही हो जाएगा, और रिप्रेसर जब एक्टिव हो जाएगा तब वो किसी को नहीं बकसता। इसका मतलब रिप्रेसर जैसे ही एक्टिव हो जाएगा वो बाइंड कर जाएगा किसके साथ, ऑपरेटर के साथ। और ऑपरेटर के साथ जैसे ही बाइंड करेगा, तो ऑपरेटर के साथ जैसे ही बाइंड करता है तो ये बेचारा जो आरएनए पॉलीमरेज जो कि पहले आराम से भग रहा था आगे की तरफ, वो उसकी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। मतलब कि इस ट्रिप्टोफैन ने तो सारा ही का बड़ा कर दिया। सारा का बड़ा क्या किया इसने, तो अपनी सारी खुद की प्रोसेस को क्या कर दिया, इसने स्टॉप कर दिया। और जब खुद की प्रोसेस को इसने स्टॉप कर दिया, इसका मतलब वो जो एंजाइम बन रहे थे बेचारे, तीन तीन बड़े बड़े नाम थे उनके, वो एंजाइम का प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाता है, रुक जाता है। मतलब एंजाइम की सिंथेसिस भी नहीं हो रही यहाँ पे, यानी कि अब जीन किस कंडीशन में आ गया, ऑफ कंडीशन में। यानी कि इनके अंदर खुद के अंदर वो पदार्थ बना ट्रिप्टोफैन, और उसने खुद रिप्रेस किया, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, रिप्रेसिएबल। ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें एक नए पदार्थ का सिंथेसिस हुआ, उसका नाम था ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन का जब सिंथेसिस हो रहा है इसलिए इसमें एक नया पदार्थ बन रहा है, मतलब इसमें एनाबॉलिज्म हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए इस पाथवे को हमने क्या बोला है, एनाबॉलिक पाथवे बोला है। ध्यान रखना, इसको हमने क्या बोला है, एनाबॉलिक पाथवे। दूसरी बात, यहाँ पे जो इनएक्टिव रिप्रेसर था वो काम करता था यहाँ पे एपो रिप्रेसर का। ध्यान रखना, इनएक्टिव रिप्रेसर यहाँ पे काम करता है एपो रिप्रेसर का। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिप्टोफैन है ना वो भी कम नहीं है,
वो खुद किसका काम करता है, को रिप्रेसर। और साहब एपो रिप्रेसर और को रिप्रेसर जब मिल जाते हैं और ये मिल करके क्या बनाते हैं, रिप्रेसर को क्या कर देते हैं, ये एक्टिव कर देते हैं। और एक्टिव जब ये कर देंगे तो रिप्रेसर अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि एपो रिप्रेसर और को रिप्रेसर मिल करके रिप्रेसर को क्या कर देते हैं, ये एक्टिव कर देते हैं। इज़ दैट क्लियर। ये हमारा रहा ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। यानी कि जैसे ही ट्रिप्टोफैन बनेगा, उसका सिंथेसिस होगा, ये प्रोसेस क्या हो जाती है, रुक जाती है। नेक्स्ट, यानी कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन जो जनरली है वो स्विच ऑन कंडीशन में रहता है, हमने देख लिया। यहाँ पे रेगुलेटर जीन जो है वो इनएक्टिव रिप्रेसर बनाता है, वो भी देख लिया। इस ऑपेरॉन में 5 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि 3 प्रकार के एंजाइम बनाते हैं। और वो 5 स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से हैं, आपको नाम पता होना जरूरी है, EDCBA। साथ ही यहाँ पे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की बात करें तो ये केवल नेगेटिव प्रकार का दिखा रहा है। और सही बात है, ये तो बेचारा नेगेटिव काम कर रहा है, मतलब खुद बन रहा है और खुद रोक रहा है, इसलिए इसको हमने कैसा रेगुलेशन बना है, नेगेटिव रेगुलेशन। ये चारों के चारों पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं परीक्षाओं के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरी भी हैं। क्वेश्चंस क्या हैं, तो पहला क्वेश्चन हमने देखा था वो था जीन का नाम बताइए जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो एक बात बताइए, प्रमोटर जीन तो प्रमोट करके जा रहा है बेचारा, प्रमोट करके जा रहा है, मतलब उसका तो कोई फंक्शन ही नहीं है यहाँ पे। और अगर उसका कोई फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो आंसर ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं संरचनात्मक जीन का। तो संरचनात्मक जीन की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिमाग लगाना ज़रूरी है कि संरचनात्मक जीन की वजह से ही तो नए प्रोटीन या नई जो mRNA है उसका सिंथेसिस हो रहा था, मतलब ये आंसर सही हो सकता है। अभी भी आप रुको मत, तीसरे पे भी आ जाओ, क्या पता गलत हो जाए। रेगुलेटर जीन, अरे ये तो कुछ बनाता ही नहीं, तो रेगुलेट करता है। फोर्थ पे आ जाओ, ऑपरेट, ये भी ऑपरेट ही करता है, ये कुछ नहीं करता। इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा, सेकंड। तो ये आंसर हमारा हो चुका है सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के लिए क्या सही है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि यह एक इंड्यूसिएबल ऑपेरॉन है। अरे गलत है यार, ये तो इंड्यूस कर रहा था क्या, ये तो रिप्रेस कर रहा था बेचारा। सेकंड, ये रिप्रेस का उदाहरण है, ये सही है। लेकिन तीसरा ऑप्शन हम देखें तो उसका मतलब है कि ऑन, फिर को रिप्रेसर अगर ऐड हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो थर्ड पॉइंट है ये भी सही है। और थर्ड पॉइंट अगर सही होगा तो इसका मतलब है कि आंसर क्या होगा हमारा, फोर्थ होगा। यानी कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के लिए 2 और 3 वाले जो ऑप्शन है वो सही है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, उपापचय क्रिया का अंतिम उत्पाद जो कि निष्क्रिय रिप्रेसर से जुड़ जाता है और उसे सक्रिय कर देता है, यह अंतिम उत्पाद किसके नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये किसके नाम से जाना जाएगा, को रिप्रेसर के नाम से जाना जाएगा। और को रिप्रेसर का मतलब सहदमनक, क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ पे जो इनएक्टिव रिप्रेसर बन रहा था ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के अंदर, वो किसके नाम से जाना जाता था, वो नाम से जाना जाता है वहाँ पे एपो रिप्रेसर के साथ। और उस एपो रिप्रेसर के साथ में जब को रिप्रेसर ट्रिप्टोफैन बाइंड कर रहा था तभी तो वो एक्टिव हो रहा था। इज़ दैट क्लियर। और फोर्थ हमारा है यहाँ पे रिप्रेसिएबल ऑपेरॉन के लिए क्या सही है। तो देखते हैं एक बार कि रिप्रेसिएबल ऑपेरॉन में जब ऑफ कंडीशन में वो रहता है, जब आप उसको ऑन करते हैं तो वहाँ पे इंड्यूसर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं एक बार इंड्यूसर की अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो भाई साहब वहाँ पे इंड्यूसर का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो काम ही सारा रिप्रेसिएबल का है, रिप्रेसर का है। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करें कि निष्क्रिय रिप्रेसर के साथ अगर को रिप्रेसर ऐड हो जाता है तो वो सक्रिय में हो जाता है कन्वर्ट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने देखा है। एक बार थर्ड को भी चेक कर लेते हैं कि सक्रिय रिप्रेसर के साथ में अगर इंड्यूसर वापस इंड्यूसर का तो आना ही थी, ऑप्शन गलत है ये तो। और फोर्थ है कि ऑन के साथ में इंड्यूसर ऐड करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। अरे हमें क्या मतलब है, इंड्यूसर का तो काम ही नहीं है। जब हम उदाहरण ही रिप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे तो नाम भी रिप्रेसर ही आना चाहिए ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको तभी समझ में आएंगे जब इस वीडियो को आप पूरा देखोगे। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना समय देने के लिए और इसे देखने के लिए।